चैट विंडो से नहीं हो रहा है इसमें। ओके, गुड इवनिंग प्राची, एक बार कंफर्म करें वॉइस प्रॉपर है क्या प्राची? इस पे वीडियो नहीं चलेगा क्या? प्राची एक बार कंफर्म कीजिए, आवाज वगैरह प्रॉपर है, स्क्रीन आपको प्रॉपर शो हो रही है? हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीए फाउंडेशन का अकाउंटेंसी का सफर। प्राची जहां भी आपको लगे ना कि आवाज में कोई इशू आ रहा है तो आप प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा। तो देखो हम सब जो आज वाली अपनी क्लास है वो जून अटेम्प्ट के लिए है, और जून अटेम्प्ट में यानी हमारे पास में अगर मैं जून अटेम्प्ट की बात करूं तो हम अप्रैल से अगर काउंटिंग करें तो देखिए अब अप्रैल की 30 डेज और हमारे पास में मई के 31 डेज, टोटल यहां पर 61 डेज है हमारे अकाउंट्स को तैयार करने के लिए। अब 61 डेज के अंदर हमें पूरी अकाउंटेंसी को कवर करना है, तो हमारी जो क्लासेस है वो लगभग रहने वाली है 2 आवर्स के आसपास। अब 2 घंटे की क्लास होगी तो लगभग हमारे जो आवर्स कवर होंगे ना, लगभग 122 आवर्स के आसपास कवर होंगे, और हमारा सिलेबस जो है वो लगभग इतने ही दिन के आसपास का है। लगभग 115 घंटे से 130 घंटे के बीच में अपना सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, और आराम से कवर हो जाएगा, हमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपको उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, नोटिंग साथ में नहीं करना है। थोड़ा सा आप पहले स्टार्टिंग के अपनी ऑनलाइन मैं पूरा आपको प्रिंसिपल समझा देता हूं कि किस तरीके से काम करना है। नोटिंग साथ के साथ मत करना, मैं नोटिंग के लिए आपको टाइम दूंगा या मैं बोल दूंगा कि अब आप नोट कर लीजिए। आसान क्वेश्चन होगा तो हो सकता है आप साथ के साथ नोटिंग करें, लेकिन मैं जब समझाऊं आपको तो आप पूरा समझने पर फोकस ज्यादा करना। अब मैं अपने सिलेबस को अगर डिवाइडेशन करूं सिलेबस का, तो हम देखिए एक बार वेबसाइट पर चलते हैं आईसीआई की। यहाँ पर हमारा स्टडी मटेरियल है आईसीआई बीओएस पर मिल जाएगा, और अपना खुद का भी स्टडी मटेरियल है, उससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी, हमारी जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें 2 मॉड्यूल के अंदर अपना पूरा सिलेबस डिवाइड है। इन 2 मॉड्यूल के क्वेश्चंस हमें अच्छे से करना है। इनके अलावा हमारे खुद के प्रैक्टिस सेट्स होंगे, उन प्रैक्टिस सेट से अपन क्वेश्चन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने भी बना रखे हैं, आरटीपी है, एमटीपी है, उन सब टाइप के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। मॉड्यूल फर्स्ट की मैं बात करूं तो मॉड्यूल फर्स्ट को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये हमारा मॉड्यूल फर्स्ट हो गया। मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल 2 को इन्होंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। यहां पर चैप्टर एनपीओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पार्टनरशिप और कंपनी, और इनके अंदर भी सब चैप्टर्स हैं, तो उन सब चैप्टर्स को भी हमें क्या करना होगा, कवर करना होगा। अब बात यह आती है कि सर स्टार्टिंग हमें कहां से करनी चाहिए।
कि सर स्टार्टिंग हमें यहाँ पर हम फर्स्ट बुक से स्टार्ट करें या सेकंड बुक से स्टार्ट करें, कहां से प्रॉपर स्टार्टिंग होगी। तो देखिए इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं अगर काम करूं तो देखो हमें इंडेक्स पर थोड़ा सा यहां पर काम करना है। मैं चैप्टर नंबर थर्ड को हम 5 स्टार चैप्टर बोलेंगे। 5 स्टार का मतलब यहां से ऑलवेज सीए फाउंडेशन के अंदर अगर प्रीवियस अटेम्प्ट को हम देखें तो 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आपको अपने पेपर सेट के अंदर मिलेगा, यानी 5 और 10 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4 की बात करूं मैं तो चैप्टर नंबर 4 से कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। डेप्रिसिएशन से आपको आपके पेपर में अगर मैं प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करूं तो 5 और 10 मार्क्स दोनों तरीके के मार्क्स का हमें यहां पर हमारे डेप्रिसिएशन और मोटाइजेशन से हमें क्वेश्चन मिला है। प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करें तो अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज से प्रीवियस अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो 5, 10 और 15 मार्क्स तक क्वेश्चंस गया हुआ है। फाइनल अकाउंट से हमेशा 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 से 15 मार्क्स का। और इन दोनों चैप्टर की मैं बात करूं चैप्टर 1 और 2 से, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है और अकाउंटिंग प्रोसेस भी कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब इन दोनों से कई बार क्वेश्चन आता भी है और कई बार नहीं आता भी है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस जो चैप्टर है यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है और कई बार देखने को नहीं भी मिलता। तो हम जो ये चैप्टर 1 और 2 की स्टडी है ना बाद में करेंगे, यानी जब अपन ने अच्छे मार्क्स वाले चैप्टर रेडी हो जाएंगे, बड़े मार्क्स वाले चैप्टर रेडी हो जाएंगे, तो हम सबसे लास्ट के अंदर इन दोनों चैप्टर की बात करेंगे। तो आराम से सबसे पहला काम करना है कि हमें एवरेज 80% मार्क्स हमारे आसानी से कवर हो जाए। उसके बाद में जो 20 है कि थ्योरी पर कैसे काम करना है और सर आप बताएं कि हमें आसानी से कैसे मार्क्स आ जाएंगे, उन सब पर हम अलग से काम करेंगे। तो सिलेबस में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बड़ा ही आसान सा चैप्टर है और बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में हमें। तो एक बार आपको स्टडी प्लान क्लियर हो गया कि हम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3 फिर 4, 5, 6, 7 बड़े बड़े मार्क्स की क्वेश्चन चैप्टर करते हुए हम अब पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। एक बार कंफर्म कीजिए प्राची, क्लियर है आपको यहां तक? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहना ताकि मुझे ये रहे कि हाँ ठीक है प्राची अपने साथ में कनेक्ट है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर की, जिसको अपन शॉर्ट में कहने वाले हैं BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने कैश बुक बनाई थी और आप सब लोगों ने कैश बुक बनाई होगी 11th स्टैंडर्ड के अंदर। कैश बुक की मैं बात करूं तो कैश बुक में डेट, नोटिंग मत करना, समझना, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, ये हमारी कैश बुक की डेबिट साइड थी। कैश बुक की कौन सी साइड थी? डेबिट साइड। और अगर मैं कैश बुक की क्रेडिट साइड की बात करूं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। और ये हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड है। हम सब लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर 2 कॉलम कैश बुक बहुत बनाई है। कैश बुक की जो डेबिट साइड है, कैश बुक की डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड बोला जाता है। कौन सी साइड बोला जाता है? रिसिप्ट साइड। और कैश बुक की क्रेडिट साइड को कौन सी साइड बोला जाता है? पेमेंट साइड बोला जाता है। नोटिंग मत करना, पहले समझने पर फोकस करना। अब कैश बुक की जो डेबिट साइड है, हमारे बिजनेस के अंदर कहां कैश आया हम उसे डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हमारे बैंक में पैसा आया हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे बैंक से पैसा गया हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास में हमने किसी का पेमेंट कैश से किया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। पैसा आ रहा है डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, पैसा जा रहा है क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी रिकॉर्डिंग जो होती है डेबिट साइड में रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड के अंदर पेमेंट साइड में रिकॉर्डिंग की जाती है। अब यार रिकॉर्डिंग तो हो गई, ये तो कैश बुक है। अब आपको पता है
बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे हमारे बैंक में पैसा आया, उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मैं यहां कलर चेंज कर लेता हूं, हमारे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, उन बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, यानी जो बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उन बैंकिंग ट्रांजेक्शन को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, हमारे बैंक में कहीं से पैसा आया, बैंक कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारे बैंक से पैसा गया, हम बैंक कॉलम में यहां रिकॉर्ड करेंगे। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक कॉलम में, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक कॉलम में। तो यानी हम इसकी रिकॉर्डिंग कैश कॉलम में भी करते हैं और हम इसकी रिकॉर्डिंग कहां पर करते हैं? बैंक कॉलम में भी करते हैं। यानी कहने का मतलब है, जितने भी हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हम बैंक कॉलम में करते हैं। अब आपको पता है, इन्हीं की रिकॉर्डिंग बैंक वाले भी करते हैं, और बैंक वाले इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं पासबुक के अंदर। किसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं? पासबुक में इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ध्यान से समझना। देखिए, हमारे बैंक में पैसा आया, हम उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इन्हीं ट्रांजेक्शन की बैंक वाले भी रिकॉर्डिंग करते हैं, और बैंक वाले कहां रिकॉर्डिंग करते हैं? पासबुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं पासबुक का थोड़ा सा अंदर का फॉर्मेट बता रहा हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस कॉलम बनाते हैं। कौन सा कॉलम बनाते हैं? बैलेंस कॉलम। अब बैंक वाले भी कहां रिकॉर्ड करते हैं? उससे पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जो पासबुक है, उसकी डेबिट साइड को पेमेंट साइड बोला जाता है। डेबिट साइड को कौन सी साइड बोला जाता है? पेमेंट साइड। और पासबुक की क्रेडिट साइड को कौन सी साइड बोला जाता है? रिसिप्ट साइड बोला जाता है। कौन सी साइड बोला जाता है? रिसिप्ट साइड। अब देखो, बड़े ध्यान से समझना, हमारे बैंक में पैसा आया तो बैंक वाले उसे क्रेडिट में लिखते हैं, और उसी ट्रांजेक्शन को हम बैंक कॉलम के अंदर डेबिट में लिखते हैं। हमारे बैंक से पैसा गया, हम उसे बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिखते हैं हम, और बैंक वाले उसे कहां लिखते हैं? डेबिट कॉलम के अंदर लिखते हैं। कहां लिखते हैं? डेबिट कॉलम में। अब माइंड में यार एक क्वेश्चन आया हमारे कि सर, बैंक वाले उल्टा क्यों लिखते हैं? एक्चुअली में देखो, हमने बैंक में पैसा जो डिपॉजिट करवाया, वो हमारे लिए तो एसेट्स है, लेकिन बैंक के लिए वो क्या है? लाइबिलिटीज है। तो बैंक वाले उसे उल्टा लिखता है, क्योंकि बैंक वाले सोचते हैं यार, मुझे इस बंदे ने पैसा दिया है तो मेरे लिए लाइबिलिटीज ही तो है। तो हम बैंक में जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं, हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, और उसी को बैंक वाले क्रेडिट में लिखते हैं। हमारे बैंक से पैसा गया, बैंक वाले उसे डेबिट में लिखते हैं, और हम उसे कहां लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। बैंक वाले उल्टा क्यों लिखते हैं? क्योंकि बैंक हमें लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करता है हमारे पैसे को, इसलिए बैंक उसे रिवर्स, उल्टा लिखता है। चलिए, ये बात तो बड़ी आसानी से समझ में आ गई कि हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, यहां पर छोटे छोटे से क्वेश्चंस बने। कैश बुक में कौन एंट्री करता है? तो कैश बुक में कौन एंट्री करता है? ट्रेडर, व्यापारी एंट्री करता है। कौन एंट्री करता है? ट्रेडर। पासबुक में कौन एंट्री करता है, यानी कौन रिकॉर्डिंग करता है? बैंक वाले रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसे हम बैंकर बोल सकते हैं। कौन रिकॉर्डिंग करता है? बैंक वाले रिकॉर्डिंग करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन सुनिएगा जो कई बार ट्रू फॉल्स में आते हैं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज रिसिप्ट साइड, ट्रू। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज पेमेंट साइड, ट्रू। डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज पेमेंट साइड, ट्रू। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक रिसिप्ट साइड, ट्रू। तो देखो, मैंने जो भी बोला ट्रू बोला। अब एग्जाम में होता क्या है? फॉल्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। अब फॉल्स का क्वेश्चन कैसे आता है? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अ पेमेंट साइड, फॉल्स, गलत है। डेबिट साइड ऑफ अ पासबुक इज रिसिप्ट साइड, रॉन्ग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, छोटे छोटे से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो गए। कैश बुक में कौन एंट्री करता है? कैश बुक में ट्रेडर एंट्री करता है, यानी व्यापारी एंट्री करता है। पासबुक में कौन एंट्री करता है? पासबुक में बैंक वाले एंट्री करते हैं। चलिए जी, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई है। बोला सर, लेकिन चैप्टर तो बीआरएस पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों का क्या लिंक है बीआरएस से? तो सुनिए बड़े ध्यान से, अब बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, हमने
हमारे बैंक में पैसा आया तो बैंक वाले उसे क्रेडिट में लिखते हैं और हम उसे बैंक कॉलम में डेबिट में लिखते हैं। देखो इस कैश कॉलम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसको तो हटा देना। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बना दिया। जब भी इस चैप्टर में मैं कैश कॉलम की बात, कैश बुक की बात करूं तो समझ जाना सर बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। बोला कि सर हमारे बैंक में पैसा आया तो बैंक वालों ने उसे क्रेडिट में लिखा और हमने उसे डेबिट में लिखा। हमारे बैंक से पैसा गया, बैंक वालों ने उसे डेबिट में लिखा और हमने उसे क्रेडिट में लिखा। हमने उसे कहां लिखा? क्रेडिट में रिकॉर्ड करा। बोला अच्छा अब समझ में आ गया कि जिन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को बैंक वाले भी रिकॉर्ड करते हैं, और जिनको बैंक वाले रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हमें भी रिकॉर्ड करना होता है क्योंकि वो हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन होता क्या है, जो जो बैलेंस कैश बुक का आए वही बैलेंस पासबुक का भी तो आना जरूरी है। आज जैसे मैंने लिखा कि मैंने बोला बेटा 5 लिखो, अब आप 5 लिख रहे हैं। मैंने बोला 6 लिखो तो आप 6 लिख रहे हैं। मैंने बोला 1 लिखो, आप 1 लिखना भूल गए। ठीक है, अब मैंने बोला टोटल बताओ, तो मैंने बताया कि टोटल 12 आ रहा है, आपने बताया नहीं सर 11 आ रहा है। तो फिर कोई ना कोई तो गलती हुई है, या तो आपसे हुई है या मुझसे हुई है। फिर दोनों में हमने मैच करा कि यार देखो मैंने 6 लिख दिया, आपने भी 6 लिखा, मैंने 5 लिखा, आपने भी 5 लिखा, लेकिन मैंने 1 लिखा लेकिन आपने 1 नहीं लिखा। तो बताओ दोनों का टोटल अलग अलग आ रहा है नहीं आ रहा? बोला हाँ सर आ रहा है। तो ऐसे ही कैश बुक और जब पासबुक को मैच करते हैं तो बैलेंस दोनों का इक्वल आना चाहिए, लेकिन कभी कभी इक्वल नहीं आता है। उसका रीजन अभी हम पढ़ने वाले हैं क्यों नहीं आता है। जैसे मान लो हमारे बैंक में कहीं से पैसा आया, बैंक वाले ने तो लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, लेकिन हम उससे बैंक कॉलम में यानी कैश बुक में डेबिट में दिखाना भूल गए। हमारे बैंक से कोई पैसा चला गया, बैंक वालों ने तो लिख दिया, लेकिन मान लो हम लिखना भूल गए। मान लो हमने बैंक में हमने कोई पेमेंट चेक के थ्रू कर दिया, हमने तो लिख लिया लेकिन बैंक में अभी तक वो चेक लगा ही नहीं है। तो दोनों का यार बैलेंसेस क्या आ सकता है? अलग अलग आ सकता है। अब यार बैलेंसेस दोनों का अलग अलग आएगा तो फिर इसको मिलान करने के लिए, इसको मैच करने के लिए, यानी कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंसेस है ना, उस बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, क्या करने के लिए? रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, हिंदी में बोलते हैं मिलाने के लिए, जो स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे उस स्टेटमेंट को ही क्या बोलते हैं? BRS बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो देखो BRS क्या है कि कैश बुक और पासबुक जब दोनों डिफरेंस बैलेंस शो करती है तो उस बैलेंस को मैच करने के लिए, मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। तो ये देखो काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो काफी ट्रू फॉल्स के लिए बनते हैं। अब जैसे देखो मैं क्वेश्चंस बोलता जा रहा हूं, आप माइंड के अंदर है ना उनको रिवाइज करते रहना आंसर्स को। जैसे मैंने बोला डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अ रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक इज अ पेमेंट साइड, डेबिट साइड ऑफ अ पासबुक इज अ पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ अ पासबुक इज अ रिसिप्ट साइड। कैश बुक में कौन रिकॉर्डिंग करता है? ट्रेडर रिकॉर्डिंग करता है। पासबुक में कौन रिकॉर्डिंग करता है? पासबुक में ट्रेडर, बैंक वाले रिकॉर्डिंग करते हैं। वाई प्रिपेयरिंग BRS, क्यों BRS बनाते हैं? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जब डिफरेंस होता है तो उसको रिकंसाइल करने के लिए, मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं उस स्टेटमेंट को ही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट प्राची? एक बार कंफर्म करें, ऑल स्टूडेंट प्लीज कंफर्म, कंफर्म करें क्लियर है क्या? कंफर्म करते जाए फटाफट। हमें फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि यार अपन लाइव सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, चैट बॉक्स फटाफट आपको रिप्लाई करना है। एक बार फटाफट नोटिंग कर लीजिए आप प्राची,
फिर हम आगे वाले टॉपिक पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर काम करेंगे। फटाफट नोटिंग कीजिए, फटाफट नोटिंग कीजिए, और नोटिंग कंप्लीट होते ही डन मैसेज डाल दीजिएगा कि नोटिंग डन। हमें फील ऐसा आना चाहिए कि हम ऑफलाइन सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रॉपर अपनी बातचीत होनी चाहिए क्लास के अंदर, तब मजा आता है क्लास लेने में। माइंड में छोटे छोटे क्वेश्चन रिकॉल भी करते रहना, जब नोटिंग कर रहे हो आपके रिकॉल होना चाहिए सब कुछ। हाँ जी, टॉपिक नंबर 2, ये था अपना टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 के अंदर हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर कर लिया। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर, बैलेंसेस। बड़ा ही नॉलेजेबल टॉपिक है जो आगे चलकर अपना बड़ा बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बैलेंस, बैलेंस समझिएगा, समझने का टॉपिक है। देखो हमने 11th स्टैंडर्ड में काफी सारे अकाउंट बनाए, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सचिन अकाउंट, मोहित अकाउंट, परचेज अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाए हैं। कॉन्सेप्ट समझना, जैसे ये हमने अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। ट्रेडिशनली लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। समझने का टॉपिक है, समझना। मान लो डेबिट में 1000 है, 2000 है, 3000 है। डेबिट का टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है। और मान लो कि यहाँ 500 है, 300 है, 200 है, तो क्रेडिट का जो टोटल आ रहा है वो 1000 आ रहा है। तो 6000 में से 1000 हमने माइनस करा, जैसे 6000 में से यहां 1000 माइनस करा। अब ये जो 1000 है इसको क्या बोला जाएगा, बैलेंस बोला जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस बचा है। अब ये बैलेंस या तो डेबिट है या ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट है। अभी डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा बैलेंस है। अब मान लो इधर की साइड में यहां पर 2000, 2000, 1000, नोटिंग मत करना, ये कॉन्सेप्ट समझने का। इधर का टोटल 5000 आ रहा है और इधर 1000 था इधर का टोटल, तो यहां जो बैलेंस बचा वो 4000। तो ये क्या है, ये बैलेंस है। अब ये जो बैलेंस है या तो वो डेबिट है या ये बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। अब बात यह आ गई कि सर ये बैलेंस कौन सा है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, देखो जिधर का टोटल ज्यादा होता है बैलेंस उधर का होता है। तो ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट का टोटल इस अकाउंट में 6000 है और क्रेडिट का टोटल 1000 है। तो बैलेंस ये जो 1000, सॉरी एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर गया मैं यहाँ पे। 6 में से 1 गया तो 5000 है। तो बोला ये जो सर 5000 है ये बैलेंसेस डेबिट है या क्रेडिट है, तो समझना 6000 में से 1000 गया तो ये 5000 बचा। अब ये जो 5000 बचा टोटल कहां का ज्यादा था, डेबिट का टोटल ज्यादा था। अब डेबिट का टोटल ज्यादा था तो ये जो 5000 बैलेंस है कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इधर हम बात करें तो इधर में देखो 5000, 5000 में से 1000 गया तो ये 4000। तो टोटल किधर का ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था। किधर का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था। तो ये बैलेंसेस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंसेस है। तो बैलेंसेस निकालना आपको आना चाहिए और मतलब पता होना चाहिए कि बैलेंस वाला डेबिट है या क्रेडिट है। अब इस चैप्टर में बैलेंसेस का रोल क्या है ये भी तो हमें समझना पड़ेगा कि चलो सर टॉपिक तो हमने डाल दिया 2, तो ये तो हमें काफी पहले भी हमने सीख लिया था कि बैलेंसेस ऐसे निकलता है।
लेकिन बैलेंसेस का रोल क्या है यहां पर वो हमें समझना है। तो बैलेंसेस का रोल समझिएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, मैं आपको स्क्रीन पर अभी कैश बुक लेकर आता हूं, ये रही कैश बुक। बोला डेबिट का टोटल ज्यादा होना डेबिट बैलेंस होता है, यानी रिसिप्ट्स का टोटल ज्यादा होना और पेमेंट का टोटल कम होना। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे बैंक में आए 5000, हमारे बैंक में कितने आए 5000 और हमारे बैंक से गए 2000, तो जो 3000 बैलेंस रहा इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे बैंक में पैसा है, जिसे हम पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं। कि डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि बैंक में आया कितना। आप मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पॉकेट में आई 5000, रिसिप्ट हुए 5, हमने पे किए 2000, तो 3000 जो बैलेंसेस बचा वो कौन सा बैलेंसेस है अपना, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, उसे हम कौन सा बैलेंस बोलेंगे, पॉजिटिव बैलेंस बोलेंगे। नोटिंग मत करना, समझना एक बार, फिर आराम से मैं नोटिंग का टाइम दूंगा। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट, बैंक में पैसा आया कम है और गया ज्यादा है, तभी तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ये देखो एक बार मैं आपको दर्शन करवाता हूं यहां पर कैश बुक का, यानी इधर का टोटल ज्यादा है और इधर का टोटल कम है, तो बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और क्रेडिट बैलेंस आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपके बैंक में आए हैं 100 रुपीज और आपके बैंक से गए हैं 300 रुपीज, तो ये तो नेगेटिव बैलेंस हो गया। कौन सा बैलेंस हो गया, नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो इसे बोला जाता है नेगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस बोला जाता है, नेगेटिव बैलेंस। नेक्स्ट, अब आते हैं पासबुक पर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक पे एक बार चलते हैं, ये रही पासबुक, पासबुक की डेबिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड। बोला पैसा गया ज्यादा है आया कम है, तभी तो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट होगा। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट आगे अगर अपन बात करें, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। प्रैक्टिकली सोचो, क्रेडिट का टोटल ज्यादा होना और डेबिट का कम होना, तभी तो क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी रिसिप्ट साइड ज्यादा है और पेमेंट साइड कम है, तो बैलेंस कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब मेरे को फटाफट रिप्लाई देकर बताइए कि ये पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या। फटाफट रिप्लाई दीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रिप्लाई फास्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की अगर अपन बात करें तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव है और इसे बोला जाता है फेवरेबल बैलेंस। कौन सा बैलेंस बोला जाता है, फेवरेबल बैलेंस। और जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस। तो देखो यहां से ही तो अपना पूरी स्टडी मैप तैयार हो रहा है। ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना।
फेवरेबल बैलेंस, अब क्या होता है ट्रू फॉल्स के जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो लिखा हुआ आ जाता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज अ फेवरेबल बैलेंस, ऑफ कोर्स ट्रू होगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ट्रू है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ट्रू है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल बैलेंस है। और अगर यहां से क्वेश्चन की बात करें तो देखिए और क्वेश्चन सुनना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स होती है। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारे बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था हमारा, ये था बैलेंसेस पर, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो तैयार करा है वो अपने कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से काफी सारे ट्रू फॉल्स अपने तैयार हो गए। फर्स्ट अगर बड़े क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय बीआरएस, की बीआरएस क्या होता है। बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेस में जब डिफरेंसेस आता है तो उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं उसे हम बीआरएस बोलते हैं। बाकी आपको साइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बैलेंसेस मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया कि बैलेंसेस को कैसे आपको टारगेट करना है और किस तरीके से आपको समझना है। मेरी तरफ से टॉपिक नंबर 2 आपका डन है, नोटिंग कर सकते हैं, फटाफट नोटिंग कर रहे हैं। नोटिंग करते ही आप प्लीज है ना मेरे को डन का मैसेज छोड़ दीजिएगा। नोटिंग करते ही डन का मैसेज आप मेरे को छोड़ दीजिएगा, नोटिंग डन, ताकि अपन नेक्स्ट टॉपिक पर अच्छे से काम करें। और जिस टॉपिक में भी आपको डाउट आए तो प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर देना कि सर प्लीज इसे रिपीट कर दीजिए, ताकि अपन उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिपीट कर सके। आपको फील ऐसा आना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लासेस में हैं। अगर फील ऐसा लोगे और रेगुलर रहेंगे तो बड़े अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। नोटिंग डन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक कॉजेज ऑफ डिफरेंस। टॉपिक नंबर 3, कॉजेज ऑफ डिफरेंस। और सीरियल नंबर वही रखना जो मैं रखूं, क्योंकि मैं आगे चैप्टर को सीक्वेंस से सेट करूंगा आगे चलकर बड़े। तो इसलिए टॉपिक नंबर 3 डाला है मैंने, तो प्लीज आप भी 3 डालिएगा। कॉजेज ऑफ डिफरेंस यानी कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस आने के कौन कौन से कॉजेज है, कौन कौन से रीजंस है, ये अब हमारा टॉपिक है। यानी कैशबुक और जो ये पासबुक हम बनाएंगे तो इनमें जो बैलेंसेस निकलेगा उस बैलेंसेस में जो डिफरेंस आने के रीजन है वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें काम करना है। तो देखो 3 कॉजेज ऑफ डिफरेंस होते हैं। कितने कॉजेज ऑफ डिफरेंस होते हैं, 3 कॉजेज ऑफ डिफरेंस होते हैं। टाइमिंग कॉजेज, कौन सा कॉजेज, टाइमिंग कॉजेज। बी, ट्रांजेक्शन कॉजेज, ट्रांजेक्शन कॉजेज। और सी, एरर्स, गलतियां, एरर्स कॉजेज, एरर कॉजेज। तो कई बार क्वेश्चन मिल जाता है, वैसे इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है, कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। कैशबुक और पासबुक के जो बैलेंस होता है उसमें डिफरेंसेस आने के कौन कौन से कॉजेज है। तो टाइमिंग कॉजेज, कई बार टाइम के कारण दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस होता है। कई बार ट्रांजेक्शन कॉजेज होते हैं उसके कारण डिफरेंस होता है। और कई बार एरर्स होती है। और हम इन तीनों की डीप स्टडी करने वाले हैं। और इन तीनों की अगर आपको स्टडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अपना चैप्टर अपनी पकड़ में आ जाएगा, यानी बीआरएस से अपने मार्क्स नहीं जाने वाले हैं।
तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं 3.a, यानी 3.a का मतलब है टॉपिक नंबर 3 है अपना कॉजेज ऑफ डिफरेंस, उसमें हम टाइमिंग कॉजेज पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिए टाइमिंग कॉजेज। कौन सा कॉजेज? टाइमिंग कॉजेज 3.a। और इसमें जो नंबरिंग मैं करूं वो प्रॉपर नंबरिंग रखनी है। इसमें A.1 फटाफट एक बार यहां तक नोटिंग कर लीजिए फास्ट, फटाफट यहां तक नोटिंग कर लीजिए। causes of difference, three type of causes of difference. Number one is timing causes, number two is transaction causes, number three is errors causes। और स्टडी हम प्लान कर रहे हैं टाइमिंग कॉजेज की। और अब पेन को साइड में रख देना और समझना स्टार्ट करना। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू करा लेकिन अभी तक बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो समझने वाला टॉपिक है। देखिए अज्यूम करना और अब नोटिंग मत करना प्लीज, समझने पर फोकस करना। पासबुक और कैश बुक, पासबुक में कौन एंट्री करता है? पासबुक में बैंक वाले एंट्री करते हैं और कैश बुक में हम एंट्री करते हैं। हमने कल रात में यार पासबुक और कैश बुक को मैच करके सोए थे और हमारी पासबुक ये बता रही थी कि बैंक में कितना बैलेंस है, 5 लाख, अजूम कर रहे हैं। और हमारी कैश बुक भी ये बता रही थी कि बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख। कल रात को ही मैच करके सोए थे और दोनों को मिलान कर लिया था। कैश बुक बता रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े और पासबुक बता रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब हमारे पास में मॉर्निंग में एक बंदा आया जो हमसे पैसे मांगता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ये चेक है। क्या है ये? चेक है। वो बंदा आया, हमने पूछा भैया कितना पेमेंट बन रहा है तेरा? उसने बोला 10,000 रुपए का पेमेंट बन रहा है, या 1 लाख रुपए मान लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। हमने हमारी चेक बुक निकाली, चेक बुक में एक चेक बनाया कि 1 लाख रुपीज का चेक उसे इशू कर दिया। जैसे ही हमने उसे चेक इशू करा यानी चेक काट कर दिया तो इसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और हम इसकी रिकॉर्डिंग कहां करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो चेक इशूड का मतलब है हम पेमेंट के लिए काट रहे हैं। तो हमने रिकॉर्डिंग करी कि हमने 1 लाख रुपए का चेक उसे इशू कर दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग अब बैंक में कितने रुपए हैं? 4 लाख रुपीज है। हमारे अकॉर्डिंग बैंक में कितने रुपए हैं? 4 लाख रुपीज है। हमने उस बंदे को चेक दे दिया। अब वो बंदा है ना चेक लेकर घूम रहा है, अभी तक बैंक में उसने प्रेजेंट ही नहीं करा। तो जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा क्या बैंक से पैसा कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बात 2-3 दिन पुरानी हो गई। हमने तो चेक जैसे आज अपनी डेट है 28 मार्च, 28 मार्च को चेक इशू करा। उस बंदे ने 2 अप्रैल तक चेक लगाया ही नहीं। तो हमारा पीछे से बैंक जाना हो गया। हमारा पीछे से कहां जाना हो गया? बैंक जाना हो गया। हम बैंक में गए, हमने बैंक वालों को बोला सर पासबुक में एंट्री करना। तो बैंक वालों ने पासबुक में एंट्री करी तो हमने देखा यार पासबुक तो 5 लाख बैलेंस बता रही है। और हमारे घर पे जाके देखा तो हमारी कैश बुक को हमने लैपटॉप में ओपन करा तो वो कितना बैलेंस बता रही है? 4 लाख बैलेंस बता रही है। तो दोनों अलग अलग बैलेंस शो कर रही है। और इस अलग अलग अगर बैलेंस शो करे तो उन बैलेंसेस को मिलाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं उस स्टेटमेंट को कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक जो है यानी कैश बुक जो है वो कम बैंक बैलेंस शो करती है। किससे? पासबुक से। और आपको ये जो सिचुएशन है ना अगर ये बनाना आती है तो आपको पूरा चैप्टर आता है। बिना कुछ सीखे आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बस आपको 2 पॉइंट पर काम करना पड़ेगा, एक तो कॉजेज ऑफ डिफरेंस पर और एक बैलेंसेस पर। 2 पॉइंट अगर आपको अच्छे से फंडामेंटल आ गए तो आपको पूरा चैप्टर ढंग से आता है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मुझे फटाफट रिप्लाई दीजिए कि आपको A.1 का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? A.1 का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? फटाफट रिप्लाई दीजिए, फटाफट रिप्लाई दीजिए कि A.1 समझ में आ गया क्या?
हाँ जी। अब देखो, आपके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा होगा कि प्राची की सर इस जो ये जो कॉजेज है इसको टाइमिंग कॉजेज क्यों बोला। आप प्रैक्टिकली सोचो यार, हमने आज चेक बनाकर दिया 28 को और बंदे ने 3-4 दिन तक लगाया ही नहीं। अगर वो लगा देता चेक को बैंक के अंदर तो बैंक से भी बैलेंस क्या हो जाता, कम हो जाता, और दोनों जगह बैलेंसेस क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। तब हमें बीआरएस की जरूरत ही नहीं थी। मान लो आज 28 मार्च को हमने चेक काट कर दिया, उसने चेक आज ही लगा दिया और कल बैंक से हमारा बैलेंस कट गया, तो होता क्या, ये भी 4 लाख ये भी 4 लाख, और जब दोनों 4 लाख है तो हमें बीआरएस बनाने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो बीआरएस तब बनाते हैं जब दोनों अलग अलग बैलेंसेस शो कर रहे। तो इसीलिए इस कॉजेस को कौन सा कॉजेस बोला गया, टाइमिंग कॉजेस बोला गया। कौन सा कॉजेस बोला गया, टाइमिंग कॉजेस बोला गया इस कॉजेस को। अब आप नोटिंग कर सकते हैं फटाफट इस कॉजेस की, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं और आप नोटिंग भी करते जाए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू तो कर दिया लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक इशूड को अपन चेक ड्रॉ भी बोल सकते हैं कि चेक ड्रॉ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और इसकी सिचुएशंस आपको बहुत अच्छे से बनाना आनी चाहिए। नेक्स्ट A.2, नेक्स्ट पॉइंट है अपना A.2। A.2 की हम बात करें, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक, check deposited with the bank but not cleared by bank, but not cleared by bank। check deposited with the bank but not cleared by bank। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना, पासबुक और कैश बुक एग्जांपल से समझना, और हम एग्जांपल वाली स्टडी करने वाले हैं। हम ये नहीं है कि भाग रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना है अपन को। हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जगह 5-5 लाख रुपीस का बैलेंस था। कितना बैलेंस था, 5-5 लाख रुपए का बैलेंस था, ये हमने माना है अपनी तरफ से। हमारे पास में कहीं से चेक आए थे, ठीक है, हम मान लो किसी से पैसा मांगते थे, हम मान लेते हैं कि हम इस बंदे से पैसा मांगते थे, ठीक है, इस बंदे से हम पैसा मांगते थे, इस बंदे ने हमें 2 लाख रुपीस का चेक दिया, 2 लाख रुपए का चेक दिया। हमारे पास में चेक आया है, हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग बैंक में कितने रुपए हो गए, 7 लाख रुपीस हो गए। कितने रुपए हो गए, 7 लाख। और वो चेक जो है अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ। यानी आपको पता है चेक जब आता है तो चेक आ गया, हम उस चेक को बैंक में जाकर ड्रॉप बॉक्स में डालकर आ जाते हैं। कहां डालकर आ जाते हैं, ड्रॉप बॉक्स में डालकर आ जाते हैं। अब आपको पता है ड्रॉप बॉक्स में चेक को क्लियर होने में मिनिमम 2-3 डेज वर्किंग डेज लग जाता है। अब 2-3 दिन वर्किंग डेज हो गए, और वर्किंग डेज होने के बावजूद मान लो सैटरडे आ गया, उसके बाद में संडे आ गया, हम फिर मंडे को मान लो पब्लिक हॉलीडे था, हम ट्यूसडे को बैंक पहुंच गए, तो हम घर पर देख कर गए कैश बुक को, और घर पर कैश बुक को जब देख कर गए तो कैश बुक ने बताया कि आपके बैंक में तो 7 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कितने रुपए पड़े हुए हैं, 7 लाख। कैश बुक बता रही कि तेरे बैंक में 7 लाख है, लेकिन हम जब बैंक गए और बैंक में जाकर हमने किसको दिया, पासबुक में एंट्री कर रही, तो पासबुक बता रही थी कि तेरे बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख बैलेंस पड़ा हुआ है। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 5 लाख। तो देखो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो करा दिया, यानी चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नोट क्लियर्ड बाय द बैंक। बैंक ने वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं करा, तो दोनों क्या कर रहा है, अलग अलग बैलेंस शो कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो करती है किससे, पासबुक से। तो ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपको आना चाहिए। धीरे धीरे हमें ना ये इतने अच्छे से माइंड में तैयार कर लेंगे कि अभी तो हमें बनाना पड़ रहा है कि हाँ सर यहाँ ज्यादा है वहां कम है। जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमारे माइंड में बन जाएगी कि हाँ सर यहाँ आ गया, यहाँ ज्यादा है बैलेंस, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। तो ये अपन को सीखना है। तो अब बोला सर इसको टाइमिंग कॉजेस क्यों बोला गया, देखिए उसके पीछे का रीजन टाइमिंग कॉजेस का। चेक हमारे पास में आया,
मान लो 28 मार्च को आया, हमने उसको कैश बुक में 28 मार्च को लिख दिया। हम मान लो आज ही ड्रॉप बॉक्स, चेक ड्रॉप बॉक्स में डालकर आ गए बैंक में जाकर 28 मार्च को, और मान लेते हैं आज फ्राइडे था, शाम को डालकर आए 2-3 बजे के आसपास। 2-3 बजे बाद में बैंक में चेक जाते नहीं है, सैटरडे ऑफ आ गया, संडे ऑफ आ गया, मंडे को हम मान लेते हैं छोटी दिवाली थी, फिर बड़ी दिवाली थी, मैन दिवाली थी, फिर उसके बाद में दिवाली वेकेशन के 1-2 दिन और ऑफ था। हमको लगा 5-7 दिन हो गए, ठीक है चेक अभी तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन वर्किंग ही नहीं आ रही। उसके बाद में भी 2-3 दिन चेक को क्लियर होने में लग गए, यानी चेक क्लियर ही नहीं हुआ, और हम पीछे से बैंक पहुंच गए। और हमने जब पासबुक दी तो पासबुक बता रही कि भाई तेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हैं, जबकि हमारे बैंक में सॉरी तेरे बैंक में 5 लाख पड़े हैं, और हमारी कैश बुक बता रही है कि तेरे बैंक में 7 लाख पड़े हैं। तो फिर दोनों को मैच करा, मिलान करा, तो पता चला कि ये रीजन है, इसके कारण दोनों अलग अलग बैलेंसेस शो कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कॉजेस को भी कौन सा कॉजेस बोला? टाइमिंग कॉजेस बोला। कौन सा कॉजेस बोला? टाइमिंग कॉजेस। क्लियर है क्या टाइमिंग कॉजेस? एक बार कंफर्म करें, A.2 वाला टाइमिंग कॉजेस क्लियर है क्या? नंबरिंग प्रॉपर रखिएगा। A.2 टाइमिंग कॉजेस क्लियर है? नोटिंग कर लीजिएगा, नोटिंग भी कर लीजिएगा फटाफट फास्ट। नोटिंग कीजिए। नेक्स्ट देखिए, दोनों जो कॉजेस थे अपने कॉजेस थे कौन से? टाइमिंग कॉजेस। अब हमारा बी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजेक्शन कॉजेस। तो चलते हैं पॉइंट नंबर बी के ऊपर। पॉइंट नंबर बी, ट्रांजेक्शन कॉजेस। ट्रांजेक्शन कॉजेस, इसमें हेडिंग डालिए B.1। B.1, B.1 में नोटिंग कीजिएगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑब्लिक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। और अब समझने पर फोकस भी करना, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। फॉर एग्जांपल पासबुक और कैश बुक दोनों 5-5 लाख रुपीस का बैलेंसेस शो कर रही थी, और हम ये मैच कर ही सोए थे कि दोनों में 5-5 लाख रुपए का बैलेंसेस है। चलिए जी, अब हुआ क्या? बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउड करा। अलाउड का मतलब होता है बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, ठीक है? बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्या करा? दिया। और आपको पता है क्रेडिटेड अगर बैंक करेगा तो क्रेडिट, पासबुक की क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है? रिसिप्ट साइड। अब बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक वाले ऐसे थोड़ी है अपने घर पर लिफाफा पैक करके लेकर आ गए, लीजिए शर्मा जी ये आपका इंटरेस्ट, लीजिए प्राची जी ये आपका इंटरेस्ट, लीजिए अनिल जी ये आपका इंटरेस्ट, लीजिए सचिन जी आपका इंटरेस्ट। लिफाफा लेकर थोड़ी आते हैं। क्या करते हैं बैंक वाले? हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ऑटोमेटिकली डाल देते हैं। अब पैसा बैंक में आया तो पहले पता बैंक वालों को चलेगा या हमें चलेगा? पहले मालूम चलेगा किसको? बैंक वालों को। अब बैंक वालों ने मान लो 10,000 इंटरेस्ट का दिया, तो पासबुक में इंटरेस्ट कितना आ गया? 10,000 आ गया। और अभी तक हमारे पास में कोई मैसेजेस नहीं है। यार हमको जब तक मैसेजेस नहीं मिलेगा तब तक हम ये थोड़ी है कि हमें सपने आ रहे हैं कि हाँ यार आज तो अपने बैंक के अंदर इंटरेस्ट आ गया, हम उसे रिकॉर्ड कर दें।
तो हमारे पास में जब तक कोई मैसेजेस नहीं होगा हम उसे कहां से रिकॉर्ड करेंगे? तो हमारी पासबुक ये बता रही है कि आपके बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, 5,10,000, और हमारी कैश बुक हमारे अकॉर्डिंग ये बता रही है कि आपके बैंक में 5 लाख रुपीज है। कितना है? 5 लाख। यानी पासबुक ये कह रही है कि तेरे बैंक में 5,10,000 पड़ा है, और कैश बुक ये कह रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख है। फिर हमने दोनों को मिलान करा, रिकंसाइल करा, फिर पता चला कि अच्छा बैंक में इंटरेस्ट आ गया, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग किसने नहीं करी? हमने नहीं करी। तो देखो ये इस कॉन्सेप्ट में हम ये कह सकते हैं कि पासबुक जो है वो ज्यादा बैंक बैलेंस शो करती है किससे? कैश बुक से। अब देखिए दोनों के अंदर कि पासबुक में 5,10,000 है और हमारे अकॉर्डिंग पास कैश बुक में कितना है? 5 लाख है। तो पासबुक ज्यादा बैंक बैलेंस शो करती है इस कंडीशन में। तो ये था अपना B.1। कौन सा था? B.1। फटाफट नोटिंग करो B.1 की। B.1 की नोटिंग करते ही डन कर दीजिए, कर देना। B.1 की नोटिंग करते ही डन कर देना। B.1 की नोटिंग होती डन कर देना। नहीं समझ में आया तो नो कर देना, समझ में आ गया यश कर देना, ताकि अपन फटाफट फटाफट आगे चलते जाएं। नेक्स्ट स्टेप B.2, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब देखिए चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, हिंदी में बात करें ना तो इंटरेस्ट बैंक ने काट लिया। इंटरेस्ट बैंक ने क्या करा? काट लिया। और डेबिटेड का मतलब ये तो ये होता है कि बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, पेमेंट कर लिया। तो यार बैंक वाले जो इंटरेस्ट हमसे जब लेते हैं तो हमारे घर पर थोड़ी आते हैं, हाँ जी शर्मा जी आपका 4,000 बना, हाँ जी गुप्ता जी आपका 2,000 बना, हाँ जी प्राची जी आपका 6,000 है, हाँ जी महेंद्र जी आपका 1,000 है, हाँ जी फलाना जी आपका इतना इंटरेस्ट बन रहा है। बैंक वाले करते क्या है, देखो उसको प्रैक्टिकली समझना। पासबुक और कैश बुक, हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जगह बैलेंस कितना था? 5 लाख रुपीज का बैलेंस था। बैंक वालों ने 20,000 रुपए इंटरेस्ट का काटा। तो बैंक वाले इंटरेस्ट का काटेंगे तो पहले तो बैंक वालों को ही पता चलेगा, तो उन्होंने पासबुक में हमें एंट्री मिली कि 20,000 रुपए इंटरेस्ट का कटा हुआ है। तो पासबुक के अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक में बैलेंस है 4,80,000। और अभी तक हमें मालूम ही नहीं है, अभी तक हमें मालूम ही नहीं है, हमने उसकी एंट्री नहीं करी। तो हमारी कैश बुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख है। अब हमने कैश बुक उठाकर देखा, कैश बुक में जाके मैंने देखा, लैपटॉप स्टार्ट करा, लैपटॉप में पता चला कि अच्छा मेरे बैंक में तो कितने रुपए पड़े हुए हैं? 5 लाख। फिर मैंने पासबुक की एंट्री, आजकल तो बैंक स्टेटमेंट भी निकाल लेते हैं, मैंने बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन निकाला। बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन निकालने के बाद में मुझे पता चला कि पासबुक बता रही है कि तेरे बैंक में 480 पड़े हुए हैं। तो फिर पता चला, मैच कर लिया, मैच करने से डिफरेंसेस पता चल गया। और इस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए क्या बनाते हैं बेटा? बनाते हैं BRS। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक का बैलेंस कम होता है किससे? कैश बुक से। पासबुक का बैलेंस किससे कम होता है? कैश बुक से कम होता है। फटाफट रिप्लाई दे दीजिए कि आपको B.2 अच्छे से क्लियर है क्या? अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ने में कितना मजा आ रहा है? फटाफट रिप्लाई दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियर हो रहा है, हर पॉइंट प्रैक्टिकली। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए फटाफट। बोरिंग नहीं होना है अपन को, बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है कि हम ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं।
प्राची एक बार कंफर्म करें, नोटिंग डन है क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट, B.3, B.3 बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज। अब बैंक चार्ज में होता क्या है, बैंक वाले चार्जेस हमसे कोई घर पर थोड़ी लेने आते हैं। एज्यूम करते हैं अपन पासबुक और कैश बुक, अज्यूम कर लेते हैं कि यार 5 लाख रुपीस का बैलेंसेस था, बैंक वालों ने 10,000 चार्जेस का डिडक्ट कर लिया और अभी तक कैश बुक में हमने इसकी एंट्री नहीं करी है। तो पासबुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में 4,90,000 का बैलेंस है और कैश बुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख रुपीस का बैलेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक कम बैलेंस शो करती है, किससे? कैश बुक से। नोटिंग करते जाएं B.3, हमें ये सिचुएशन ही क्लियर करनी है कि कहां बैलेंस ज्यादा है कहां बैलेंस कम है, इन्हीं को अच्छे से क्लियर करना है। तो फटाफट ये नोटिंग करें, बैंक चार्जेस का कॉन्सेप्ट, बैंक चार्जेस का कॉन्सेप्ट नोट करें, बैंक चार्जेस का कॉन्सेप्ट नोट करें। नेक्स्ट B.4, B.4 इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम जयपुर के अंदर रहते हैं और हमने दिल्ली की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मुंबई की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोलकाता की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चेन्नई की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बेंगलुरु की किसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लो इन कंपनी के हमने किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं, किसी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, तो हमें इनसे रिटर्न के तौर पर मान लो डिविडेंड मिला। क्या मिला? दिल्ली की किसी कंपनी से हमें डिविडेंड मिला, तो हम लेने थोड़ी जाएंगे वो डिविडेंड। क्या होगा? हमने ये काम सौंप दिया हमारे बैंक को। किसको सौंप दिया? बैंक को सौंप दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पासबुक और कैश बुक, अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जगह कितना कितना बैलेंस था, 5 लाख रुपीस का बैलेंस था। अब दिल्ली की किसी कंपनी से हमारे बैंक के अंदर इंटरेस्ट आ गया, मुंबई की किसी कंपनी से हमारे बैंक में डिविडेंड आ गया, कोलकाता की किसी कंपनी से डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों आ गया, मुंबई की कंपनी से इंटरेस्ट आ गया, चेन्नई की किसी कंपनी से डिविडेंड आ गया। अब पैसा आ गया तो वो हमारे पास में कैश थोड़ी आ रहा है, वो पैसा बैंक में कलेक्ट हो गया। मान लो वो पैसा 1 लाख रुपीस आया, तो बैंक में पासबुक बता रही कि भाई तेरे बैंक में कितने रुपए? 6 लाख रुपीस। और अभी तक जब तक हम पासबुक नहीं चेक करेंगे तब तक हमें मालूम ही नहीं चलेगा। तो हमारी कैश बुक को जब हमने उठाकर देखा तो कैश बुक बता रही है कि तेरे बैंक में कितने रुपए पड़े? 5 लाख। और जब हम बैंक गए और हमने बैंक पासबुक में एंट्री करवाई तो पासबुक ने बोला कि तेरे बैंक में कितने रुपए पड़े हैं? 6 लाख रुपीस पड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इस सिचुएशन में पासबुक ज्यादा बैलेंस शो करती है, किससे? कैश बुक से। क्लियर है क्या सिचुएशन प्राची जी? क्लियर है क्या ये वाली सिचुएशन? कंफर्म करें, कंफर्म करें
ये सिचुएशन क्लियर है क्या? नोटिंग भी करते जाएं और नोटिंग करते ही डन कर दीजिएगा। नोटिंग करते ही डन भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट B.5, B.5 आपका चैट बॉक्स में रिप्लाई बड़ा स्लो आ रहा है। नेक्स्ट B.5 डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक वालों ने सीधा पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जगह 5-5 लाख रुपए का बैलेंस हमने अज्यूम कर लिया। अब बैंक वालों को हमने ना स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है कि यार आप हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आप मेरी ईएमआई, मेरी एलआईसी प्रीमियम का पेमेंट, मेरा ये पेमेंट, मेरा ये वाला पेमेंट आपको मैं ऑर्डर देता हूं, आप ऑटोमेटिकली कर दिया करो। तो बैंक ने मान लो हमारी एलआईसी का पेमेंट कर दिया, बैंक ने हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया, मोबाइल का रिचार्ज ऑटोमेटिक कर दिया, और इन सब में हमारे बैंक से मान लो 50,000 रुपीज डिडक्ट हो गए। तो बैंक पासबुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में 4,50,000 है, और अभी तक हमने उसकी कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो कैश बुक ये बता रहा है कि तेरे बैंक के अंदर 5 लाख रुपए है, और सॉरी कैश बुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में 5 लाख है, और पासबुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, 4,50,000 है। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि पासबुक जो है वो कम बैलेंस शो करती है किससे? कैश बुक से। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट्स? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या B.5 का? B.5 का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? B.5 का कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोटिंग करें। B.5 मैं यहां ही बना देता हूं B.5 को। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक B.6 डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। एग्जांपल से समझना, पासबुक और कैश बुक हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जगह 5-5 लाख रुपीस का बैलेंस था। हमारे किसी कस्टमर को हमारे बैंक अकाउंट नंबर पता है, और आजकल तो यूपीआई पेमेंट वगैरह डायरेक्ट होता है। तो हमारे कस्टमर ने सीधा हमें बैंक में 1 लाख रुपए डाल दिया। अब सीधा बैंक में 1 लाख रुपए अगर उसने डाल दिया तो बैंक बैलेंस कितना हो गया? 6 लाख रुपीस। और जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हमारे अकॉर्डिंग कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रही है? 5 लाख। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक ज्यादा बैलेंस शो करती है किससे? कैश बुक से। पासबुक क्या करती है?
ज्यादा बैलेंस शो कर दिया, किससे? क्योंकि बैंक में सीधा ही पेमेंट डाल दिया, और वो जब सीधा पेमेंट बैंक में डाल देगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक बैंक बैलेंस हमारा कितना शो होगा? तब तक बैंक बैलेंस हमारे अकॉर्डिंग तो 5 लाख है, और पासबुक के अकॉर्डिंग कितने रुपए हैं? 6 लाख रुपीज है। तो ये था अपना पॉइंट नंबर B.6। फटाफट नोट कीजिए B.6 को, B.6 को नोट कीजिए। B.6 नेक्स्ट पॉइंट B.7, B.7, B.7 dishonor of a bill, dishonor of a bill discounted with the bank, dishonor of a bill discounted with the bank, dishonor of a bill discounted with the bank। ये थोड़ा सा अटेंशन से समझना, अच्छे से एग्जांपल समझ के। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, जब तक बिल्स ऑफ एक्सेस अपन चैप्टर नहीं करेंगे तब तक आपको ये एग्जांपल माइंड में रखना है। देखो ध्यान से समझना, आज जैसे डेट है, अपन मान लेते हैं 28 मार्च 24 आज की डेट है। आज से 2 महीने पहले की बात करते हैं। आज से 2 महीने पहले, बिफोर 2 मंथ्स, आज से 2 महीने पहले जाएं तो 28 जनवरी 24, ठीक है। हम इस दिन की बात कर रहे हैं अभी, और इस दिन में भी अपन है ना 3 अभी और बैक में चलते हैं। हम बात कर लेते हैं 25, 26, 27, 25 ऑफ जनवरी 24 की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझना, अभी मैं आपको पास्ट में लेकर चल रहा हूं। देखो आज जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस दिन का है, ये जो मैं ऊपर जो केस स्टडी लिखी हुई है ना वो इस दिन की लिखी हुई है। लेकिन मानते हैं कि आज से ठीक 3 महीने पहले, जो कि डेट कितनी थी? बिफोर 3 मंथ्स, 28 जनवरी 24, ठीक है। उससे भी मैं 3 दिन पहले लेकर चल रहा हूं, और अभी हम इस यहां पर है। बड़े ध्यान से है ना इस कॉन्सेप्ट को समझना। हम अभी है 25 ऑफ जनवरी 24 को। इस दिन मान लेते हैं हम अपने आप को, हमने ये मान लिया कि हम, मेरा नाम रख लेता हूं मैं कि अनिल, ठीक है। या इसको सबसे बेस्ट है अनिल की जगह हम आप लिख लेते हैं। एक मिनट समझना, अनिल की जगह हम ये लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये है हम, ठीक है, 25 ऑफ जनवरी 24 को। और हम पैसा मांगते थे, मान लेते हैं राम से। किससे पैसा मांगते थे? राम से पैसा मांगते थे। राम से हमने बोला था कि राम मैं तुझसे 3 लाख रुपए मांगता हूं। कितने रुपए मांगता हूं? 3 लाख। ये बात ध्यान रखना, ये स्टोरी मैं सुना रहा हूं 25 ऑफ जनवरी की। राम से बोला कि राम भाई हम तुझसे 3 लाख रुपीज मांगते हैं, हमें हमारा पैसा दो। राम ने बोला कि यार मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, मैं आपको ऐसा करता हूं, एक बिल दे देता हूं जिसका पेमेंट आप मुझसे 3 महीने बाद में ले लेना। तो उस दिन राम ने हमें एक बिल दे दिया था। क्या दे दिया था? बिल दे दिया था, ठीक है। ये देखो, ये जिसको अपन बोल सकते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये बात कब की है? 25 जनवरी की है। और ये जब बिल दिया ना, ये बिल दिया था 3 मंथ्स का। कितने मंथ्स का बिल दिया था? 3 महीने का बिल दिया था। अब इसका पेमेंट 3 महीने बाद में कब मिलेगा? तो 25 जनवरी से 3 मंथ्स लगाते हैं अपन, शायद 2 मंथ्स ही हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो 2 मंथ्स का बिल था ये। कितने मंथ्स का था? 2 मंथ्स का था। चलो अपन ये मान लेते हैं, ठीक है। तो 25 जनवरी से 25 फरवरी 1 मंथ्स,
25 मार्च, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, और उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है, ध्यान से समझना, 2 मंथ्स का बिल था। इस डेट को अब अपन क्वेश्चन से गायब कर देते हैं। देखो कॉन्सेप्ट को समझना, 25 जनवरी से 2 मंथ्स का उसने हमें बिल दिया, 25 फरवरी, 25 मार्च, और 3 डेज हमें एक्स्ट्रा देने होते हैं, तो 3 डेज एक्स्ट्रा दिए। तो वो बिल का पेमेंट हमें कब आना था? आज आना था, 28 मार्च को। पहले बात तो ये बताया मुझे कि ये स्टोरी क्लियर हो गई क्या, कि हम आज से ठीक 2 महीने पहले की बात है, हम मांगते थे पैसा किससे? राम से। राम ने बोला कि यार वो पैसा मैं तुझे 2 महीने बाद में दे पाऊंगा, इसके लिए मैं एक बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो उसने एक बिल क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, और बिल एक्सेप्ट करने के बाद में हमें दे दिया, और हमारे पास में वो बिल है, और उस बिल का पेमेंट 2 महीने बाद में आना है। तो इस दिन से अगर अपन 2 मंथ्स लगाए, तो 25 फरवरी 1 मंथ, 25 मार्च 2 मंथ्स, और 3 डेज ग्रेस दिया जाता है 26, 27, 28 मार्च, यानी ये। तो पहले ही बताओ कि स्टोरी क्लियर है क्या, कि बिल का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना बिल्स ऑफ एक्सेस, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड होगा। तो पहले बताएं कि स्टोरी क्लियर है क्या आपको यहां तक की? ये स्टोरी क्लियर है क्या प्राची? और भी जो लाइव हैं उनको ये स्टोरी क्लियर है? 28 मार्च 2024। ठीक है जी। अब देखो हुआ क्या, जब हमको उसने 25 को ये बिल दिया था, हमें उसी दिन पैसे की जरूरत थी, तो हम इस बिल को लेकर पहुंच गए थे बैंक के पास में। किसके पास में पहुंच गए थे? बैंक के पास में पहुंच गए थे। ये मैं बात कर रहा हूं 25 जनवरी की। और हमने बैंक वालों को जाके बोला कि सर ये हमारे पास में एक 2 लाख रुपए का बिल पड़ा है, इसका पैसा हमें 2 महीने बाद में मिलेगा, लेकिन आप हमें पैसा क्या आज दे सकते हो? 25 जनवरी की बात कर रहा हूं मैं। तो 25 जनवरी को बोला बैंक ने, बिल्कुल हम दे सकते हैं। तो बोला ये लो बिल, और आप हमें दे दो पैसा। तो हमने बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया, और बैंक ने हमें पैसा दे दिया। और बैंक वालों को हमने बोल दिया इस बिल पर एड्रेस लिखा हुआ है, आप ये पैसा उस बंदे से ले ले। ठीक है जी। अब ये बात हो गई थी 25 जनवरी को। देखो हम पैसा किससे मांगते थे? राम से। राम ने हमें बिल दे दिया 2 मंथ्स का। हमें पैसे की जरूरत इसी दिन थी, हमने ये बिल किससे डिस्काउंट करवा लिया? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और बैंक वालों को बोल दिया कि ये पैसा आप ये बिल राम को दिखाकर ले लेना। लेकिन कब ले लेना? आफ्टर 2 मंथ्स ले लेना। अब बैंक वाले 28 मार्च के दिन कहां पहुंचे? राम के पास पहुंचे, और राम ने वो पैसा देने से मना कर दिया कि भैया मेरे पास में पैसा नहीं है। तो उस दिन वो जो बिल था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। क्या हो गया? बाउंस हो गया। क्योंकि देखो हम पैसा मांगते थे राम से, और हम किससे लेकर आ गए? बैंक से। और बैंक वालों को बोला तू राम से लेकर आ जाना। लेकिन जब बैंक वाले राम से लेने गए तो राम ने मना कर दिया, तो वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और ये बात है आज की। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि डिसऑनर ऑफ बिल में होता क्या है, कि जब बैंक वाले किसके पास में, जिससे बिल का पैसा लेना है उसके पास में गए, तो उसने पैसा देने से मना कर दिया, उसके पास में पैसा नहीं था, तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया। क्लियर है क्या डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब क्या है? प्राची जी क्लियर है क्या डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब क्या है? ये समझ में आ गया कि डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब क्या है? अब ये बिल हो गया अपना डिसऑनर। अब डिसऑनर जब बिल हो गया,
तो अब देखो बैंक वाले क्या करेंगे, पासबुक और कैश बुक। मान लेते हैं कि दोनों जगह 5-5 लाख रुपए का बैलेंस था। कितना बैलेंस था? 5-5 लाख रुपीस का बैलेंस था। अब बैंक वाले को राम ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक वाले हमारे बैंक से क्या करेंगे, वो बैलेंस उड़ा देंगे। बोला भैया आप लेकर गए थे हमसे पैसा, ठीक है, या तो आप हमें पैसा दे दो या हम आपके ऊपर करने वाले हैं केस। तो बैंक वालों ने क्या करा, जो 2 लाख रुपए अपन 25 जनवरी को लेकर आए थे, वो आज 28 मार्च को उन्होंने क्या कर लिया, ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया। तो अब हमारे बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 3 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। और जब तक हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हमारे बैंक में हमारे अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि बैंक में कितने रुपए पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए पड़ा है। अब देखो यहां कॉन्सेप्ट हुआ समझने वाला। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझने वाला, ध्यान से समझना। देखो हमारी कैश बुक ये कह रही है कि आपके बैंक में कितने रुपए पड़ा है, 5 लाख रुपए पड़ा है, और पासबुक ये कह रही है कि आपके बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक से ऑटोमेटिकली बैलेंस उड़ जाने के कारण पासबुक क्या करती है, कम बैंक बैलेंस शो करती है। अब मुझे बताएं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी जो बिल बैंक से हम डिस्काउंट कराते हैं, अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए तो बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली कट जाता है और पासबुक क्या करती है, कम बैलेंस शो करती है। क्लियर है क्या प्राची? क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है इस पॉइंट का? कीजिए नोटिंग फटाफट, नोटिंग कीजिए, फिर हम चैप्टर में आगे चलते हैं। B.8, B.8, bill collected by the bank, B.8, bill collected by the bank on behalf of the customer, on behalf of the customer, bill collected by the bank on behalf of the customer, bill collected by the bank on behalf of the customer। अभी हमारा ट्रांजैक्शन कॉजेज ही चल रहा है, पासबुक और कैश बुक। मान लेते हैं, अजूम कर लेते हैं कि दोनों जगह कितना कितना बैलेंस था, 5-5 लाख रुपीस का बैलेंस था, और बैंक ने कलेक्ट करे हमारे बिहाफ पर बिल। मान लो 1 लाख रुपए का कलेक्शन करा, तो बैंक वालों के पास में पहले इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई लोगों आपका बैलेंस हो गया है 6 लाख, और जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रही है, 5 लाख। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक का बैलेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे? कैश बुक से। पासबुक का बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, कैश बुक से। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? फटाफट रिप्लाई देते जाए और समझते चले चैप्टर को। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कि बिल कलेक्ट करे किसके बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? कस्टमर के बिहाफ पर हमने बिल को क्या करा है, कलेक्ट करा है। अब देखो एक बार हम पूरे जितने भी कॉजेस थे उनके बारे में फटाफट एक बार फिर से रिप्लाई करते हैं। ए में 2 पॉइंट थे, A.1 और A.2। आप देखो ये वाले जो A.1 और A.2 है ना, कैश बुक साइड में इफेक्ट कर रहे हैं। आप देखो ध्यान से एक बार अपने नोट्स जो आपने बनाए उनको देखो कि हाँ सर, कि टाइमिंग कॉजेज में होता क्या है, कैश बुक में इफेक्ट आ चुका होता है, लेकिन कहां पर इफेक्ट नहीं आया हुआ, पासबुक में इफेक्ट नहीं आया हुआ।
और फिर जैसे ही हम ट्रांजेक्शन कॉजेस पे गए तो आप देखो अपने नोट्स के अंदर पासबुक में इफेक्ट है, आप ये देखो पासबुक में इफेक्ट है, 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 ये देखो पासबुक में इफेक्ट है। यानी ये जो है वो बैंक, ये ट्रांजेक्शन जो है ना वो बैंक में तो हो गए हैं, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हमने कहा नहीं करी, इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं करी। तो यानी ये ट्रांजैक्शन बैंक में तो हो गए लेकिन अभी तक कहां नहीं हुए, कैश बुक में नहीं हुए। इसलिए जो बी सीरीज में हमने जो भी पढ़े ना वो सब कौन से कॉजेस थे, ट्रांजैक्शन कॉजेस थे। कौन से कॉजेस थे, ट्रांजैक्शन कॉजेस थे। क्लियर है क्या, डिफरेंसेस पहचानने में आया आपको कि टाइमिंग कॉजेस कौन से हैं और ट्रांजैक्शन कॉजेस कौन से हैं। क्लियर है क्या, ट्रांजैक्शन कॉजेज वो कॉजेज है जो बैंक में तो ट्रांजैक्शन हो चुका है लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक हमने कहा नहीं करी है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी। एक बार कंफर्म करें आपको कि क्लियर है क्या ट्रांजैक्शन और टाइमिंग कॉजेज का कॉन्सेप्ट, और अपना यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉजेज का कॉन्सेप्ट खत्म भी हो गया है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर, हेडिंग डालिए सी एरर्स, हेडिंग डालिए सी एरर्स, सी एरर, एरर कॉजेज। टॉपिक नंबर सी टॉपिक नंबर सी एरर्स, टॉपिक नंबर सी एरर्स कॉजेज, एरर कॉजेज। हाँ जी, एरर कॉजेज की बात करें तो देखो एरर को हिंदी में बोलते गलती है। अब गलती हमसे भी हो सकती है, यानी हम कैश बुक में भी गलत कर सकते हैं और हो सकता है हमने गलती कहां भी कर दी, बैंक के अंदर भी गलती कर दी, यानी पासबुक में भी गलती हो गई हो, बैंक वालों ने भी गलती कर दी हो, हमसे भी गलती हो गई हो। तो जब अगर गलती कोई भी कर देगा तो दोनों का बैलेंसेस तो अलग अलग आई गई, और जब दोनों का बैलेंसेस अलग अलग आएगा उस बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, मिलाने के लिए जो हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलेंगे। तो ये है ना बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ये वाला, और बच्चे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो एरर्स में ही करते हैं। बच्चा क्या होता है, टाइमिंग कॉजेस को बड़ी आसानी से कर लेता है, ट्रांजेक्शन कॉजेस को भी बच्चा हैंडल कर लेता है, लेकिन एरर्स में गलतियां कर जाता है। ठीक है, तो एरर्स को बहुत तसल्ली से तैयार करना। जैसे C.1 रॉन्ग credited by बैंक, रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया। अब आप देखो, खुद देखो यार, हमने आज जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करा था बैंक ने क्रेडिट करा, यानी बैंक ने क्रेडिट कहां करा होगा, पासबुक में। और पासबुक की क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है, रिसिप्ट साइड होती है। तो देखो फंडामेंटली तैयार होना, बैंक वालों ने गलती से क्रेडिट कर दिया। अब आप प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पासबुक और कैश बुक। अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जगह जो बैलेंस था, दोनों जगह जो बैलेंस था वो बैलेंस 5 लाख रुपीस का बैलेंस था। अब बैंक वालों ने गलती से क्रेडिट कर दिया। अब बैंक वाले जब गलती से क्रेडिट करेंगे तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। तो मान लो बैंक वालों ने गलती से 50,000 रुपए डाल दिए, तो बैंक पासबुक बता रही है कि भाई तेरे बैंक में 5,50,000 पड़ा है। और जब हमने देखा तो कैश बुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में कितने रुपए पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो देखो यार, इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पासबुक ज्यादा बैलेंस शो करती है किससे, कैश बुक से। एक बार मुझे फटाफट आप ये रिप्लाई दे दीजिए कि आपको C.1 क्लियर है क्या, रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक। C.1 क्लियर है क्या, एक बार मुझे रिप्लाई दे दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना रॉन्ग रॉन्ग डेबिटेड बाय द बैंक, रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक, रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक। इधर अपना चैट बॉक्स है, तो जब भी मेरा इधर फोकस आ रहा है इसका मतलब मैं चैट बॉक्स रीड कर रहा हूं। रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमें डेबिट कर दिया है। तो बैंक ने हमें गलती से डेबिट कर दिया, एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखो बैंक वाले अगर गलती से हमें डेबिट करेंगे, बैंक वाले हमें क्या करेंगे, गलती से अगर डेबिट करेंगे, तो बैंक की डेबिट साइड कहाँ डेबिट करेंगे बैंक वाले, पासबुक में ही तो डेबिट करेंगे। और पासबुक की जो डेबिट साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। चलिए जी, तो बैंक ने पेमेंट साइड में गलती से डाल दिया हमें। अब देखो लेकिन बैंक वालों ने गलती से डाल दिया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये भी तो हमें आना चाहिए। हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों जगह बैलेंस कितना था, 5 लाख रुपीस का बैलेंस था। अब बैंक वालों ने हमें गलती से डेबिट कर दिया, मान लो गलती से 50,000 रुपए को डेबिट में डाल दिए। तो डेबिट में डालने का मतलब 50,000 रुपए कट गए और हमें अभी तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग तो बैंक में 4,50,000 पड़ा है और हमारे अकॉर्डिंग बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। कितना पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपीस पड़ा हुआ है। तो हम इस सिचुएशन में ये कह सकते हैं, इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि पासबुक जो है वो कम बैलेंस शो करती है, किससे, कैश बुक से। पासबुक जो है वो क्या करती है, कम बैलेंस शो करती है, किससे, कैश बुक से। फटाफट एक बार रिप्लाई दीजिए कि C.2 कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, C.2 कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, एक बार रिप्लाई दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। C.2 क्लियर है क्या। नेक्स्ट पॉइंट पर काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नोटिंग अप करते रहना साथ के साथ में। ये वाले आसान से टॉपिक है एरर्स में, लेकिन बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो नोटिंग करते वक्त आराम से समझते हुए नोटिंग करना। नेक्स्ट C.3, नेक्स्ट पॉइंट अपना C.3, 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 wrong credited in the कैश बुक, रॉन्ग क्रेडिटेड इन द कैश बुक। देखिए बड़े आसानी से समझना, ये रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक था, ये रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक था, ये रॉन्ग क्रेडिटेड इन द कैश बुक है। तो देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद देखो कि बैंक में गलती, कैश बुक में गलती से क्रेडिट कर दिया, और कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है, सॉरी क्रेडिट साइड होती है, वो कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। अब देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसको क्लियर करते हैं। पासबुक और कैश बुक, हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों जगह 5 लाख रुपीस का बैलेंस था। बैंक में कैश बुक में गलती से क्रेडिट हो गया, मान लो 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए गलती से क्रेडिट होने का मतलब है कैश बुक तो कम हो गई। अब कैश बुक बैलेंस शो कर रही है कि भाई तेरे बैंक में 4,60,000 पड़ा है, और पासबुक ये शो कर रही है कि तेरे बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख पड़े हुए हैं। तो फिर हमने मैच करा, दोनों को जब मिलाया तो पता चला कि अच्छा हमने कैश बुक में गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में कैश बुक जो है कम बैलेंस शो करती है, किससे, पासबुक से। नेक्स्ट पॉइंट है अपना C.4, नेक्स्ट पॉइंट है अपना C.4। तो C.4 की हम बात करें, नोटिंग भी करते जाएं, और जैसे आपको समझ में आ गया तो प्लीज रिप्लाई भी देते जाए कि यस सर। कोई पॉइंट आपको वापस समझना हो तो उसका सीरियल नंबर डाल देना कि सर मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो एक बार रिवाइज कर दो।
नोटिंग भी कर देना है और रिप्लाई भी कर देना है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप उसका नंबरिंग कर दीजिएगा, तो मैं उसको रिकॉल कर दूंगा वापस। नेक्स्ट पॉइंट C.4, C.4 wrong debited in the कैश बुक, रॉन्ग डेबिटेड इन द कैश बुक, कैश बुक में गलती से डेबिट हो गया जी। अब कैश बुक में गलती से डेबिट हो गया तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी साइड होती है, रिसिप्ट साइड होती है। कौन सी साइड होती है, रिसिप्ट साइड। अब इसका इंपैक्ट बैलेंस पर क्या बढ़ेगा वो भी हमें समझना है, तो इसके इंपैक्ट को समझने के लिए हम पहुंचे पासबुक और कैश बुक। हमने माना कि दोनों जगह बैलेंस कितना था, 5 लाख रुपीस का बैलेंस था। गलती से कैश बुक में डेबिट हो गया, मान लेते हैं गलती से हुआ क्या, हमने 1 लाख रुपए डेबिट कर दिया। कितने रुपए डेबिट कर दिया, 1 लाख रुपए डेबिट कर दिया। तो हमारी कैश बुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में कितना पड़ा है, 6 लाख रुपए पड़ा है, और इस पासबुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में कितना पड़ा है, 5 लाख पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में कैश बुक जो है वो ज्यादा बैंक बैलेंस शो करती है, किससे, पासबुक से। एक बार फटाफट रिप्लाई दीजिए कि दोनों पॉइंट क्लियर है क्या, C.3 और C.4। मैं चैट बॉक्स रीड कर रहा हूं, फटाफट रिप्लाई दीजिए, C.3 और C.4 क्लियर है क्या। आज की जो अपनी क्लास रहेगी ना वो कॉजेज को कवर कर लेंगे अपन पूरे, हो सकते हैं अपने एक दो कॉजेज रहे जो अपन नेक्स्ट वाली क्लासेस में कवर करें, और पूरे कॉजेज कवर होने के बाद में कल सीधी मुलाकात अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से होगी। अपने आईसीआई मॉड्यूल के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और भी हमने खुद ने मैनुअल क्वेश्चंस बना रखे हैं, उन सब से अपन डिस्कशन करेंगे। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप अपने पास में जो भी अगर हार्ड कॉपी मंगवानी है तो हार्ड कॉपी मंगवा लीजिए आप, और अगर आपको डाउनलोड करना है, सॉफ्ट कॉपी है आपके पास में, तो आप पूरा होमवर्क वगैरह सबसे रेडी रहना। चलिए नेक्स्ट C.5 पर काम करते हैं। C.5, अब देखो जो भी मैं अब आगे मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये थोड़े से इन जो हमने अभी तक करे ना उनसे थोड़े हार्ड है, तो उनको बड़े तसल्ली से समझना, एग्जाम में मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होंगे। अब जो पढ़ रहे हैं अपन C.5, रिसिप्ट्स साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। देखिए इंपॉर्टेंट है, बड़ी तसल्ली से समझना। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। सबसे पहले मैं रिसिप्ट साइड को मैं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक भी बोल सकता हूं। कौन सी साइड भी बोल सकता हूं, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक भी हम बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसे डेबिट साइड ना बोले। और अंडर कास्ट का मतलब होता है कम लगाना, यानी उसका टोटल हमने कम लगा दिया। अब देखो यार, कुछ बच्चे तो यार रट्टा मार जाते हैं, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको प्रैक्टिकल समझना है। पासबुक और कैश बुक, ये जो C.5, C.6, C.7, C.8 जो मैं आगे कराने वाला हूं, एग्जाम में बच्चे बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं इन पॉइंट्स में, तो अच्छे से क्लियर करना है। देखिए कैश पासबुक 5 लाख और कैश बुक 5 लाख, दोनों जगह 5-5 लाख रुपए का बैलेंस था। कितना बैलेंस था, 5-5 लाख रुपए का, 5-5 लाख का बैलेंस था, हमने अज्यूम करा। अब यार देखो, डेबिट साइड की बात हो रही है ना, तो रिसिप्ट साइड की, तो आपको करना क्या है, अपने माइंड के अंदर एक मैनुअल एग्जाम्पल बनाना। अपने माइंड के अंदर आप एक ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो पैसा आने का एग्जाम्पल हो, क्योंकि बात अपन कहाँ की कर रहे हैं, रिसिप्ट साइड की। तो हमने माइंड के अंदर एक एग्जाम्पल बनाया कि यार चेक इन हुआ हमारे पास में, यानी चेक कोई आया, ठीक है। ये एग्जाम्पल अपन माइंड में बना रहे हैं, और ये एग्जाम में भी आपको माइंड में मैनुअली बनाना है कि यार हमारे पास में मान लो कोई चेक आया 3 लाख रुपीस का। कितने का चेक आया, 3 लाख रुपीस का आया। अब 3 लाख का जब चेक आया ना,
तो चेक तो था 3 लाख का। अब हमने क्या हुआ, गलती से उसे कम लिख दिया। ऐसे एग्जांपल बनाना, गलती से हम रिकॉर्ड कहां करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास में ये चेक है 3 लाख का, ये 3 लाख का चेक आया। अब मैं अकाउंटेंट हूं, तो मैंने ये 3 लाख का चेक लिया, मैंने लैपटॉप में कैश बुक में एंट्री कर रहा था, मैं आपसे बात भी कर रहा था। अच्छा चेक आ गया 3 लाख का, फिर मैं आपसे बात करने लग गया, फिर मैंने क्या करा, लैपटॉप में कैश बुक में जब मैं एंट्री कर रहा था तो मैंने कम लिख दिया इस चेक का अमाउंट, मान लो 2,50,000 लिख दिया। कितना लिख दिया, 2,50,000 लिख दिया। अब ये जो चेक है उस पर अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 3 लाख, लेकिन मैंने कितना लिख दिया, 2,50,000 कम लिख दिया, गलती से लिख दिया, आपसे बातचीत कर रहा था। अब ये चेक क्या कर रहा, हमने चेक ड्रॉप बॉक्स में बैंक में डालकर आ गए, ये मैंने चेक ड्रॉप बॉक्स में ये डाल दिया। अभी चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, आपको दिख भी रहा होगा, देखो थोड़ा सा, ये रहा चेक ड्रॉप बॉक्स, यहां डाल दिया। अब चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला तो चेक पे कितने रुपए लिखे हुए हैं, 3 लाख लिखे हुए हैं। अब वो चेक मान लो बैंक में क्लियर भी हो गया, तो बैंक में वो चेक क्लियर हो गया तो बैंक में कितने रुपए आ गए, 3 लाख आ गए। बिल्कुल जितना लिखा होगा वो चेक बैंक वाले तो उतना क्लियर करेंगे। तो पासबुक ये बता रही है कि भाई तेरे बैंक में 8 लाख रुपए है, और कैश बुक ये बता रही है कि तेरे बैंक में कितने, 7,50,000 है। तो फिर हमें पता चला कि हम इस सिचुएशन को ये सिचुएशन कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में पासबुक ज्यादा बैलेंस बताती है किससे, कैश बुक से। पासबुक किससे ज्यादा बैंक बैलेंस बताती है, कैश बुक से ज्यादा बैंक बैलेंस बताती है। और ये देखो बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो जब भी रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक हो तो हमने माइंड में एक एग्जांपल बनाया। अब एग्जांपल पैसा आने का बनाए जाने का बनाओ, तो देखो हमने बात करी यार रिसिप्ट की बात हो रही है तो पैसा आने का एग्जांपल बनाओ कि चेक आया कितने का, 3 लाख का। तो वापस एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि दोनों जगह 5-5 लाख रुपए का बैलेंस था। कैश बुक में मैं आपसे बातचीत कर रहा था, एक बंदा आया, सर ये लो चेक, कितने रुपए का चेक है, 3 लाख का। मैंने ऐसे रख दिया साइड में और मैं आपसे बात करने लग गया, और बताएं क्या हाल चाल है, ठीक है, बात करने लग गया। मैंने लैपटॉप निकाला, लैपटॉप निकाल के मैंने एंट्री मारी, तो मेरा ध्यान रहा नहीं, मैंने 2.5 लाख रुपए से एंट्री मार दी और यहाँ पर 2.5 लाख रुपए रिकॉर्ड कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग कैश बुक में कितना बैलेंस हो गया, 7,50,000 हो गया। अब जब 7,50,000 हो गया, मैंने वो चेक बैंक में भिजवा दिया। मैंने बोला छोटू ये चेक बैंक में डाल के आ जाना। छोटू जी गए बैंक के ड्रॉप बॉक्स में, देखो ये डालकर आ गए, आपको चेक दिख भी रहा होगा, चेक डालकर आ गए। 1-2 दिन में चेक क्लियर भी हो गया। चेक क्लियर हो गया तो वहां पे बैलेंस कितना ऐड हो गया, 3 लाख रुपीस का हो गया। फिर हमारा एक दिन बैंक में जाना हुआ, तो हम बैंक में जाने से पहले कैश बुक चेक करके गए, लैपटॉप निकाला, कैश बुक चेक करी, कैश बुक ने बताया कि भैया जी आपके बैंक में 7,50,000 पड़ा हुआ है। फिर हम गए बैंक में, पासबुक में एंट्री कराई, तो पासबुक में देखा तो पासबुक में कितना बैलेंस था, पासबुक में बैलेंस 8 लाख रुपए का था। फिर पता चला कि अच्छा, कि यार पासबुक बता रही है 8 लाख, कैश बुक बता रही है 7,50,000, दोनों को मैच करा। फिर पता चला कि हमने गलती कर दी, टोटल रिसिप्ट साइड का कम लगा दिया। अब रिसिप्ट साइड का टोटल अगर हम कम लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है पासबुक ही तो ज्यादा बैलेंस बताएगी। ठीक है, कहां बैलेंस ज्यादा होगा, पासबुक में ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या जी, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज कंफर्म करें कि कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट का, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। माइंड में आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस बनानी है और उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को रखकर ये अंडरकास्ट और ओवरकास्ट को कवर करना है। डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन रख के इनको कवर करना है। चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट C.6 के ऊपर चलते हैं। किस पर चलते हैं, C.6 के ऊपर। C.6 मैं यहां पर ही लिख लेता हूं C.6 को, C.6। तो C.6 पर करते हैं अब हम काम। C.6, C.6 रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक
ओवरकास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। देखिए ओवरकास्ट को हिंदी में बोलते हैं ज्यादा लिख देना, क्या कर देना, ज्यादा लिख देना। और रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक को आप डेबिट साइड भी बोल सकते हैं। कौन सी साइड भी बोल सकते हैं, डेबिट साइड भी बोल सकते हैं। चलिए जी, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। अब देखो रिसिप्ट साइड की बात हो रही है ना, तो माइंड में जब भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट का कॉन्सेप्ट आता है तो माइंड में क्या करो, एक एग्जांपल सोचो। अब रिसिप्ट साइड की बात हो रही तो पैसा आने का एग्जांपल सोचो। किसका एग्जांपल सोचो, पैसा आने का। मान लेते हैं कि दोनों जगह 5-5 लाख रुपीस का बैलेंस था। कितना बैलेंस था, 5-5 लाख रुपीस का बैलेंस था। अब 5-5 लाख रुपए का बैलेंस था। मान लेते हैं कि इसी चेक की बात कर लेते हैं कि यार चेक आया कितने रुपए का, 3 लाख का चेक आया। अब चेक जब 3 लाख का आया तो गलती से हम किसी से बात करने लग गए। जैसे ही चेक 3 लाख का आया, हमारा ध्यान था और हम किसी से बात भी कर रहे थे कि चेक यार 3 लाख रुपीस का क्या आया है, चेक आया है। हमने लैपटॉप निकाला, लैपटॉप निकालते वक्त हमने इसे ज्यादा लिख दिया। क्या लिख दिया, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। मान लो हमने 3,50,000, ध्यान रहा नहीं, और हमने इसको 3,50,000 लिख दिया। बात रिसिप्ट्स की हो रही है तो हमने 3,50,000 लिख दिया। 3,50,000 लिख दिया तो हमारे अकॉर्डिंग बैंक में कितना पैसा हो गया, 8,50,000। ये चेक बॉक्स मैंने छोटू बुलाया, छोटू आना, ये चेक बैंक में लगा के आजा। छोटू ये चेक ये देखो बैंक में लगाकर आ गया। अब बैंक में चेक लगा कर आ गया तो बैंक में चेक 1-2 दिन में क्लियर हो गया। चेक क्लियर होने पर पता चला कि बैंक में 3 लाख रुपए आ गए। तो पासबुक ये बता रही है कि आपके बैंक में कितने रुपए हैं, 8 लाख रुपए। और कैश बुक ये बता रही है कि आपके बैंक में कितने रुपए हैं, 8,50,000 रुपए। तो इस एरर से ये पता चला, देखो गलतियां ही तो पड़ रहा है, इस एरर से पता चला कि इस सिचुएशन में कैश बुक जो है वो ज्यादा बैलेंस बताती है किससे, पासबुक से। आप देख लीजिए ये 850 बता रहा है, ये 8 लाख बता रहा है। तो इस सिचुएशन में कैश बुक ज्यादा बैलेंस बताती है किससे, पासबुक से। एक बार मेरे को प्राची जी एक बार कंफर्म कर दें कि दोनों पॉइंट क्लियर है कि आपको C.5 और C.6, मैं वेट कर रहा हूं रिप्लाई का। एक बार कंफर्म करें कि दोनों पॉइंट क्लियर है कि कहां बैलेंस ज्यादा है और कहां बैलेंस कम है। एक पॉइंट क्लियर है कि आपको, चलिए तो आज की जो हमारी क्लास है हम उसको यहां तक ही रखने वाले हैं। कल इसी जगह से अपना पॉइंट नंबर C.7 से अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। लगभग 3-4 एरर्स आपको और मेरे को क्लियर करनी है। उसके बाद में हम हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन सबसे पहले लेंगे जो हमारे ICI मॉड्यूल में। उसके बाद में मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा और अपना ये चैप्टर लगभग 2-3 या 4 क्लासेस में पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।